नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक्स व स्टडीज़ में। आज हम इस वीडियो के अंदर नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में चर्चा करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में चर्चा करने से पहले हम अपने पिछले वीडियो में किए गए संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उससे अपने को नागरिकता अधिनियम समझने में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 कहता था, अनुच्छेद 5 के अनुसार उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो भारत में डोमिसाइल है, जो शुरू से भारत में रह रहे थे। आर्टिकल 6 के तहत उन लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई थी जो अविभाजित भारत के हिस्सा थे, और अभी जब भारत का बंटवारा हो गया तो जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे 19 जुलाई 1948 से पहले उनको भारत की नागरिकता देने की बात कही गई थी। अनुच्छेद 7 के तहत जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया लेकिन किसी कारणवश वापस पाकिस्तान से भारत आ गया, उसे नागरिकता देने की बात कही गई थी। और अनुच्छेद 8 के तहत भारत के रहने वाले भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेश में रहते थे उनको नागरिकता देने की बात कही गई थी। और आर्टिकल 9 कहता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा, ग्रहण करेगा, उसी क्षण उसकी भारतीय नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 10 गारंटी देता था कि जो व्यक्ति को आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के तहत नागरिकता मिली, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और अनुच्छेद 11 दैट्स अ मेन आर्टिकल जो हमें नागरिकता अधिनियम 1955 को समझने में मदद करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता के त्याग और उसके अर्जन से संबंधित कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए ही 1955 के अंदर नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। और जैसा कि अपन जानते हैं, उस टाइम अपने प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आज अपन नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे, और इसे पढ़ने के पश्चात अपन जो वर्तमान में सीएए एनआरसी को लेकर जो ज्वलंत मुद्दा है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्लियर करेंगे, और उसके बाद में अपन सीएए और एनआरसी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 शुरू करने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये लेते हैं अपन कि अगर कोई भी व्यक्ति नागरिकता ले या किसी देश का नागरिक है तो ये 2 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। एक कॉन्सेप्ट होता है यूस सोलाई का कॉन्सेप्ट। यूस सोलाई, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये यूस सोलाई ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसका क्या मतलब प्रोनाउंसिएशन है? यूस सोलाई का अर्थ होता है राइट ऑफ सोलाई। राइट ऑफ सोलाई का अर्थ यह है कि मिट्टी में, मतलब यहाँ भूमि से मतलब है। जैसे कि कोई भी बच्चा है, अगर किसी देश की भूमि पे पैदा हो गया तो उससे वहाँ की नागरिकता दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे कि कोई भारत का बच्चा है, इंडिया का कोई कपल है, घूमने गया, अमेरिका गया और अमेरिका की भूमि पे उसके बच्चा हो गया, तो वो बच्चा जो है उसके पास अधिकार है कि वो अमेरिका की नागरिकता ले। तो अमेरिका के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत नागरिकता दी जाती है? वो यूस सोलाई का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि यूस सोलाई का कॉन्सेप्ट क्या है। यूस सोलाई का कॉन्सेप्ट है भूमि, मतलब जिस देश में बच्चा पैदा होगा, भले ही उसके माता पिता किसी भी देश को, वो उस देश की नागरिकता रखने का अधिकार रखता है। और वर्तमान के अंदर यूस सोलाई के सिद्धांत पे काम करने वाला एक अपना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका। आपको पता होगा अमेरिका के अंदर यूस सोलाई का कंसेप्ट होने की वजह से ही तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक दीवार बनाने की बात कही गई थी, क्योंकि मैक्सिको वाले अधिकतर लोग ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके बाउंड्री फांद के अमेरिका में चला जाया जाए। और अमेरिका के अंदर उनका बच्चा हो गया, किसी भी कपल के अगर बच्चा हो गया तो वो बच्चा जो है उसको अधिकार होगा कि वो अमेरिकी नागरिकता ले। और माता पिता ये कह सकते हैं कि उनका बच्चा बालिग नहीं है, नाबालिग है, छोटा है, तो इसकी केयर करने के लिए हमें भी अमेरिका में रहना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये यूस सोलाई का कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं यूस सैंग्विनिस का कॉन्सेप्ट। यूस सैंग्विनिस का कॉन्सेप्ट का अर्थ हो गया कि ब्लड के हिसाब से, मतलब ऐसे अगर किसी भी बच्चा है, किसी भी देश में हुआ हो, लेकिन उसकी नागरिकता जो उसके माता पिता की नागरिकता होगी वही मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है भारत के अंदर। अब जैसे कि भारत का अगर कोई कपल अमेरिका में गया और उनके बच्चा हो गया तो वो बच्चा अमेरिकी नागरिकता होने का दावा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर यूस सोलाई का सिद्धांत लगता है। लेकिन अगर अमेरिकी कपल कोई भारत के अंदर है, उसका बच्चा हो जाए अगर भारत के अंदर, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि भारत जो है नागरिकता के अंदर यूस सैंग्विनिस का कॉन्सेप्ट अपनाता है। यूस सैंग्विनिस मतलब राइट ऑफ ब्लड का कॉन्सेप्ट अपनाता है। अब इसके बाद में अपन नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर 18 धाराएं हैं, और इन 18 धाराओं में से अपन मुख्य धाराओं को पढ़ेंगे। 18 धाराओं में से धारा 3 से लेकर धारा 7 तक जो है उसके अंदर भारतीय नागरिकता किस प्रकार अर्जन की जाएगी उसके तरीके बताए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसा कि अपन ने देखा है भारतीय संविधान का
भाग 2 जिसके अंदर नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान है, उस भाग के अंदर इतना बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो उसी को कमी को पूरा करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 आया, जिसके अंदर ये सब बातों की चर्चा की गई। तो धारा 3 से 7 के अंदर नागरिकता को अर्जन करने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। इसी के साथ धारा 8, 9 और 10 के अंदर नागरिकता का किस प्रकार टर्मिनेशन किया जाएगा या फिर किस प्रकार नागरिकता की समाप्ति की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 3 किसकी? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसका भारतीय भूभाग पर जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। देखो यहाँ एक कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा कंसेप्ट? कि जब 1955 में, ये अपन अभी जो प्रावधान पढ़ रहे हैं ये 1955 वाले पढ़ रहे हैं, वर्तमान में ये सब प्रावधान चेंज हो गए हैं, इनको अपन आगे पढ़ेंगे कि ये मुख्य नागरिकता अधिनियम है। अब इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, फिर इसके बाद में अलग अलग बहुत बार इसमें संशोधन हुए, और अभी लास्टेस्ट जो 2019 में संशोधन होने के पश्चात अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखा हुआ था कि धारा 3 में लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय भूभाग पर जन्म लेगा वो भारत की नागरिक है। तो यहां देखो कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? यूस सोलाई का कॉन्सेप्ट। मतलब जब देश आजाद हुआ था तब नागरिकता के मामले के अंदर यूस सोलाई का कॉन्सेप्ट लगाता था, इसे बाद में चेंज कर दिया गया। इसके पश्चात अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4 देखें तो ये कहती है कि भाई वंशक्रम के आधार पर इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे कि कोई भी कपल है या कोई भी इंसान है जो अभी विदेश में है भारतीय लेकिन विदेश में है, अगर उसके विदेश के अंदर बच्चा हो जाए तो उसे क्या करना होगा? 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे का उस देश के अंदर जो उसकी एम्बेसी होगी, जैसे कि अभी अपना कोई भारतीय आदमी है वो ब्रिटेन गया हुआ है, ब्रिटेन के अंदर उसके बच्चा हो गया, लेकिन वो क्या चाहता है कि नहीं भाई मेरे बच्चे को नागरिकता भारतीय मिलनी चाहिए, भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो वो क्या करेगा? ब्रिटेन के अंदर भारत की एम्बेसी में जाएगा और उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा देगा 1 साल के भीतर। तो देखो यहाँ भी एक बात लिखी हुई है साफ साफ, उस टाइम लिखी हुई थी कि धारा 4 के अंदर क्या है कि जिस भी बच्चे का जन्म होगा उसका पिता अगर भारतीय है, तो देखो यहाँ लैंगिक असमानता की गई एक तरीके से कि उसका पिता अगर भारतीय है तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो बाद में ये कॉन्सेप्ट उठा था 1992 के अंदर, जब महिला संगठन की स्थापना हो गई थी तो उन्होंने ये मसला उठाया और फिर इसको चेंज करके पिता और माता दोनों में से एक कर दिया गया। लेकिन मुख्यतः 1955 के अंदर क्या लिखा हुआ था कि अगर उसका पिता भारतीय हुआ तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये एक तरह से गलत था, मैं भी मानता हूँ ये गलत है क्योंकि यहाँ लैंगिक असमानता दर्शाई जा रही है। इसके पश्चात अगर धारा 5 पढ़े नागरिकता अधिनियम 1955 की, तो ये कहता है पंजीकरण के माध्यम से भी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। देखो पंजीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता दे रहे हैं? एक तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति कैसे? जैसे कि कोई भी भारतीय मूल के व्यक्ति जो कनाडा USA में रह रहे थे, बहुत लंबे समय से रह रहे थे, उनके बच्चे हो गए, अब वो चाहते हैं कि अपन भारत में रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोचो कि कोई भी एक्स बंदा है, उसके परदादा भारत में रह रहे थे, तो वो भारतीय मूल का है। अब वो बच्चा चाहता है कि यार मैं भारत में रहूं, मेरे को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए, तो वो क्या है? रजिस्ट्रेशन करवा के भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के पहले उसकी शर्त क्या है? कि वो कम से कम 7 साल टोटल भारत में रहा होना चाहिए। 7 साल कैसे? 1 साल तो वो लगातार, जब वो अप्लाई कर रहा है तो उस अप्लाई करने के पहले 1 साल तो वो लगातार भारत में रहा होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 8 सालों में से कम 6 साल उसने भारत में गुजारे हो। और वो कैसे गुजार सकता है? या तो वो वीज़ा के थ्रू आया हुआ हो, या वर्क परमिट के थ्रू आया हुआ हो, या कैसे भी आया हुआ हो। तो ये इस प्रकार भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे थे उनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। शर्त क्या रख दी कि 7 साल भारत में रहना है। इसके अलावा पति या पत्नी को नागरिकता, जैसे कि किसी का पति या किसी की पत्नी अगर भारतीय है और वो चाहता है, जैसे कि आपको पता होगा गांधी परिवार के अंदर आता है, अपने राजीव गांधी वगैरह में इनकी पत्नियां जो थी विदेशी थी, उनको भारतीय नागरिकता किस प्रकार दी गई? तो ये भी एक पति और पत्नी जो भारतीय मूल के हैं वो भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे शर्त क्या है कि वो 7 वर्ष इंडिया में रहनी चाहिए। 7 वर्ष कैसे? कि जब वो नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके 1 साल पहले लगातार और पिछले 8 सालों में से कम 6 साल वो भारत में रहे होने चाहिए। ये कहता है नागरिकता अधिनियम की धारा 5। इसके बाद में अगर धारा 6 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट धारा 6 कहती है नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भी नागरिकता दी जा सकती है। नेचुरलाइजेशन के माध्यम से कैसे नागरिकता देंगे? तो देखो
एक बात क्या है, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता देने के पहले कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि पहली बात तो एक बात सोचो, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी और कंट्री का व्यक्ति, जैसे कि सोच लो कोई सऊदी का आदमी है, कोई सऊदी अरब का आदमी है और भारत आया है और भारत में किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए आया और वो पिछले 15 सालों से भारतीय कंपनी में काम कर रहा है और वो पिछले 15 सालों से भारतीय कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो अब सोचिए कि पिछले 15 सालों से काम करने के पश्चात अब उसको वहाँ सऊदी अरब में कौन जान रहा होगा, कोई नहीं जान रहा होगा। तो अब वो चाहता है कि यार देखो, वो यहाँ की लैंग्वेज भी सीख गया, यहाँ का रहन सहन खाना पीना सब यहाँ का सीख गया, वो चाहता है कि उसे भी भारतीय नागरिकता मिल जाए तो वो आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, भारत में रह सके। तो उनके लिए भी ऐसा प्रावधान है, नेचुरलाइजेशन के रूप से वो नागरिकता ले सकता है। तो नेचुरलाइजेशन के रूप से नागरिकता लेने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो क्या है कि वो लगातार कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा होना चाहिए। और 11 वर्ष कैसे कि आवेदन कर रहा है उससे 1 साल पहले तो लगातार वो भारत में रह हुआ ही चाहिए। और इसके अलावा 14 वर्षों में कम से कम 11 साल भारत में रहा होना चाहिए। अब क्या है, दूसरी बात क्या, भारत सरकार की नज़र में उस व्यक्ति का जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, वो संविधान का आदर करना चाहिए। इसके अलावा क्या है, उसे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जितनी भी भाषाएं उनमें से किसी एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये बात लिखी हुई है 8वीं अनुसूची। यहाँ एक और बात आ गई, 8वीं अनुसूची क्या है, तो 8वीं अनुसूची क्या है भारतीय संविधान की, 8वीं अनुसूची के अंदर वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है अपनी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। अपन ने पिछले वीडियो में अनुसूची 1 के बारे में बात की, जहाँ राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में थे। यहाँ 8वीं अनुसूची है जिसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब मूल रूप से अपना संविधान बना था उस टाइम 8वीं अनुसूची के अंदर मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। ये अपने को याद रखना। अब नेचुरलाइजेशन से नागरिकता देने के अंदर एक महत्वपूर्ण बात जो अपने को याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका साइंस में, जैसे विज्ञान में, दर्शन में, कला में या साहित्य में या विश्व शांति या फिर मानव उन्नति के अंदर कोई विशेष योगदान हो तो भारत सरकार ये सारी शर्तें उस पर लागू किए बिना डायरेक्ट उसे 1 दिन में ही नागरिकता दे सकती है। जैसे कि एलन मस्क आ जाए और एलन मस्क आकर भारत के अंदर नागरिकता का आवेदन करे तो उसे भले ही 8वीं अनुसूची में से कोई भाषाएं आए या नहीं आए तो भी भारत सरकार उसे नागरिकता दे सकती है। मतलब ये शर्तें घटा सकती है किसी उस व्यक्ति से जो किसी विशेष सेवा के अंदर योगदान दे रहा हो। तो ये अपने को याद ध्यान रखता है, ये नोट। इसके अलावा अगर अपन धारा 7 की बात करें, नागरिकता अधिनियम धारा 1955 की धारा 7 की बात करें तो अब सोचो, जब देश आज़ाद हुआ, अपने को पता है गोवा हिस्सा नहीं था उस टाइम, अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया, सिक्किम भी हिस्सा नहीं था और ना कहीं ऐसा लिखा हुआ था कि अगर और कोई क्षेत्र भारत में शामिल होगा तो उस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। तो इसका प्रावधान भी नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया। उसकी धारा 7 में लिखा कि राज्यों का या फिर किसी भी क्षेत्र का समावेश होगा तो उस क्षेत्र के लोगों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जैसे 1961 में भारत में गोवा मिला तो उसके गोवा वाले लोगों को जो पहले पुर्तगाली नागरिकता थी उनके पास उनको भारतीय नागरिकता दी गई। इसके अलावा 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो सिक्किम के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। इसी प्रकार ये धारा 7 हो गई। ये धारा हो गई किसकी, नागरिकता के अर्जन से लेकर। अब यहाँ 3 धाराएं और नागरिकता अधिनियम की जो नागरिकता की समाप्ति के लिए प्रावधान से रिलेटेड है। धारा 8 क्या कहती है कि स्वैच्छिक से त्याग कर सकता है कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन करके कह दे कि देखो मेरे को भारतीय नागरिकता नहीं रखनी है, मैं किसी विदेश में जाके कहीं और की नागरिकता लूँगा, या कोई भी कुछ भी बता दे, अपना कुछ भी रीजन दे दे और कह दे कि मैं नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ, तो वो नागरिकता छोड़ सकता है। ये बात करता है धारा 8। इसी के साथ ही धारा 9 क्या कहती है, धारा 9 टर्मिनेशन के रिलेटेड है। जैसा कि अनुच्छेद 9 जो है इसी प्रकार ये क्या है कि अगर कोई भी भारतीय स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा कि भाई मैं दूसरे देश की नागरिकता ले रहा हूं, उसी क्षण उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये लिखा हुआ है धारा 9 के अंदर। और धारा 10 क्या कहती है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 कहती है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय, मतलब जो संसद है या फिर केंद्र सरकार है, जो किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। क्या किस बेस पे वो मतलब वंचित कर सकती है, तो पहली तो यदि उसने नागरिकता प्राप्त करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा लिया हो तो उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने भारतीय संविधान के प्रति अनादर जताया हो तो उसकी नागरिकता भारत सरकार रद्द कर सकती है। इसके अलावा किसी विदेशी देश से जिससे युद्ध चल रहा है, उसके युद्ध के दौरान उसने गैरकानूनी रूप से उस देश से संबंध स्थापित किए गए, तब भी भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है। या कोई भी राष्ट्र विरोधी सूचना उसको दे दे तो कर सकती है। या फिर मतलब कोई नागरिक जो सामान्य रूप से भारत से लगातार 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो उसकी नागरिकता भी
रद्द कर सकती है। इसके अलावा क्या है, किस व्यक्ति ने पंजीकरण के तहत अगर नागरिकता ली भारत के अंदर और नागरिकता लेने के बाद में वो 5 वर्षों के दौरान किसी दूसरे देश के अंदर 2 वर्षों से कैद है, उसे 2 वर्षों की सजा हो गई तो भी उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। तो धारा 10 के अंदर ये नागरिकता रद्द करने के प्रावधान थे। तो मैं ये मानता हूँ कि अपने को नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर उस वक्त क्या था वो सारा समझ में आया होगा। अब इसमें धीरे धीरे संशोधन होकर इनके प्रावधान चेंज होते गए, वो जो इसमें संशोधन हुए वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार अपन इनको रिवाइज कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की धाराओं को जो अपन ने अभी पढ़ी। यूस सोलाई और यूस सैंग्विनिस का कंसेप्ट अपने को याद है। यूस सोलाई यानी भूमि का कॉन्सेप्ट जो अमेरिका में चल रहा है, यूस सैंग्विनिस यानी ब्लड का कॉन्सेप्ट जो भारत में चलता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3, अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर धारा 3 के बारे में अपन बात करें तो धारा 3 क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसका भारतीय भूभाग पर जन्म हुआ वो भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा धारा 4 मतलब सेक्शन 4 उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रोवाइड कराती थी वंशक्रम के आधार पे, जो मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका अगर बच्चा पैदा हुआ विदेश के अंदर हुआ, उसका पिता अगर भारतीय है और वो विदेश में उस भारत के दूतावास में जाकर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा देता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। देखो यहाँ केवल उस टाइम धारा 4 के अंदर पिता का उल्लेख किया गया था, बाद में इसमें माता कर दिया था 1992 के अंदर जब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, उसमें वो अपन आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मूल अधिनियम में ये लिखा हुआ था कि धारा 4 में कि उसका पिता अगर भारतीय हो तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। और धारा 5 जो है, धारा 5 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता की बात करती है जिसके अंदर भारतीय मूल के व्यक्ति और पति या पत्नी हो उनको। और धारा 6 जो है वो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता देने की बात करती है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत वर्षों से भारत के अंदर काम कर रहा हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो मतलब किसी विशेष क्षेत्र के अंदर उसका योगदान हो, विज्ञान के अंदर, दर्शन, साहित्य में। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 कहती है कि कोई भी राज्यों का समावेशन अगर भारतीय क्षेत्र में होगा तो उस क्षेत्र के व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये सारी धाराएं 3, 4, 5, 6, 7 ये नागरिकता के अर्जन से रिलेटेड थी। इसी के साथ अगर नागरिकता की समाप्ति से देखें तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 कहती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नागरिकता छोड़ सकता है। इसी के बाद धारा 9 अगर देखें तो वो कहता है कि जिस भी क्षण वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा उसी क्षण उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और धारा 10 कहता है कि यदि किसी ने फर्जी तरीके से नागरिकता ली या किसी ने संविधान के प्रति अनादर जताया और बहुत सारे ये क्राइटेरिया जो थे उसके अगर फुलफिल नहीं किए और फर्जी तरीके से नागरिकता ली तो उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है, भारतीय संविधान उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो यहाँ आज अपन ने जो मेन नागरिकता अधिनियम 1955 था वो समझ लिया है। इसको अपने को समझने का मुख्य मकसद क्या है कि इसको समझने के पश्चात इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होकर वर्तमान का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया जिस पे इतना बवाल खड़ा हुआ। एक्चुअल में 2015 में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम था लेकिन उस पर इतना बवाल नहीं हुआ जितना 2019 में हुआ। इसका क्या मकसद है अपन इसको ग्रेजुअली समझेंगे तो अपने को शायद ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसी के साथ अपन इस वीडियो का यही एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके अंदर अगर और आपको नागरिकता से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न आपके दिमाग में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर इस लेक्चर की PDF आपको अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।